मेरा नाम है दीपक नंदा। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। मैं अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला। तो इस चैप्टर में हम रोटेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं कि रोटेशन जब होता है तो उसके ऊपर मैकेनिक्स हमारा कैसे काम करता है। हर रोटेशन के लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसके हिसाब से चारों तरफ हमारा बॉडी रोटेट करता है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में रोटेशनल मोशन होता है, इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। एक बॉडी को हम रिजिड बॉडी मानते हैं, वो अपना रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकता है। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और सेंटर ऑफ रोटेशन उसको बोलते हैं जहां पर वो रोटेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास हमारा बॉडी का उस पोजीशन को बोलते हैं कि अगर फ्री स्पेस हो तो उसका हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। जब वो घूमने लगता है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास से ही फोर्सेस को एज्यूम कर सकते हैं कि वो वहां से पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम पूरा बॉडी का डिस्टेंस के साथ समेशन लेते हैं और उसको टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल जाता है। सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा यूज होता है। आप अगर सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कि हम सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए वो बहुत आसान करता है। एक बॉडी को हम जो भी 3D या 2D ऑब्जेक्ट है उसको हम सिंगल लाइन पॉइंट के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को यूज करके। सारा फोर्सेस जैसे कि एक एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो भी हो वो हम सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करते हैं। तो उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद। जब भी एक बॉडी मोशन में होता है उसका दो टाइप का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशन मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को हम डायरेक्टली उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मोशन कह सकते हैं, जबकि रोटेशनल मोशन उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास को हम एक फ्रेम की तरह यूज करते हैं और उसके अबाउट वो बॉडी कैसे घूम रहा है उसको देख के बोलते हैं कि वो कैसे घूम रहा है। ट्रांसलेशन मोशन तभी होता है जब एक सेंटर ऑफ मास से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जबकि रोटेशनल मोशन अगर बैलेंस फोर्सेस भी हो तो तभी भी पॉसिबल हो सकता है। एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम हम देख सकते हैं, हम निकालते हैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। वैसे ही हम एक अगर रोटेशनल का मोमेंटम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके वो हम निकाल सकते हैं। जब भी हम लीनियर मोमेंटम निकालते हैं तो उसमें जो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। वैसे ही रोटेशनल बॉडीज के लिए भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख सकते हैं। एक बॉडी का अगर हम एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं तो वो तभी ही पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स उनमें जीरो हो, और इन द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम ए डॉट बी से हम स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और ए क्रॉस बी से वेक्टर प्रोडक्ट। ए डॉट बी होता है हमारा ए बी का मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा, जहाँ थीटा है एंगल बिटवीन देम, और वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए बी और साइन थीटा, जहां पर साइन थीटा एंगल होता है ए। और वेक्टर प्रोडक्ट से हमको रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलता है, और स्केलर प्रोडक्ट से हमारा आंसर एक स्केलर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर हमको मिलता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों वेक्टर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट का दोनों दोनों जो वेक्टर्स है उनको इंटरचेंज कर दे तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका। जब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम कंजर्व करते हैं
तब हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि अगर हमारा फ्रेम जो जहाँ से हम देख रहे हैं वो खुद ही एक्सेलरेशन में होता है, तो हमको और भी कंसिडर करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस को, जो कि अगर नहीं कंसिडर करेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी वो सबको कंजर्व नहीं कर पाएंगे। टॉर्क हम बोलते हैं फोर्स एंगुलर डायमेंशन में। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। जो हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर देखेंगे कितना दूर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा टॉर्क हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ऑफ थीटा को बोलते हैं हम। जब हमारा थीटा चेंज करता है तो हम उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा को हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं उसका एंगुलर मास और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। एंगुलर मास को हम लेते हैं, हम बोलते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एम के स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है, जहां पर के होता है रेडियस ऑफ गायरेस, और हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, जो कि होता है हमारा एंगल। तो हम एंगुलर मूवमेंट को तभी ही कंजर्व कर सकते हैं जब कि एक बॉडी का एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। ये पूरा सेम होता है, सिमिलर होता है जैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुल लीनियर मोमेंटम होता है, कि हमारा एक बॉडी पर अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं किया जा सकता। वैसे ही एंगुलर डायमेंशन में अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम तभी ही कंजर्व होता है जब हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लग रहा। एक बॉडी का इक्विलिब्रियम के लिए हमारा उस पर सभी फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। इसमें हम फ्रिक्शन, ग्रेविटी जो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का डायरेक्शन देखना होता है और उसको हम ऐड अप करते हैं तो टोटल वेक्टर जीरो आना चाहिए। जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमको ये भी देखना पड़ता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है। अगर अगर वो सेंटर ऑफ मास से दूर हो तो हमको उसका रोटेशनल टॉर्क भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर उस टॉर्क को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां से कि हमारा हम कंसिडर कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स जो पास कर रहा है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। एक मास के लिए अगर हम डायरेक्टली उसका सेंटर ऑफ मास से नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां से हम जान पाएंगे कि ये डायरेक्शन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ पॉइंट करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, हमारा यहाँ पे 6 बॉडीज दिया है ABCDEFG। तो उसमें हम देख सकते हैं कि उन सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम एक ही पॉइंट में, वो सेंटर ऑफ मासेस का हम एवरेज लेते हैं तो वहां से हमको मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एंगुलर डायमेंशन में हम मास को बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के स्क्वायर का समेशन, जहाँ पे के है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेंटर ऑफ मास के दूर। जब भी हम सेंटर ऑफ मास के दूर देखते हैं तो हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट का शेप को कंसिडर करेंगे तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर एक स्ट्रेट स्टिक को कंसिडर करेंगे जिसका डेंसिटी सिमिलर हो तो उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास के हिसाब से हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है L/√12। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में दिया है। जैसे रिंग का सेंटर के परपेंडिकुलर वाला
एक्सिस के हिसाब से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m² और रिंग के प्लेन में ही अगर एक एक्सिस लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया है m²/2। वैसे ही एक डिस्क के लिए होता है m²/2 और उसके एक्सिस अगर उसके प्लेन में ही कंसिडर करेंगे तो वो हो जाता है m²/4। एक सॉलिड स्फीयर के लिए 2m²/5 होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है। एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर हमें रोटेशन देखना है तो हमको उसका एक्सिस के हिसाब से फ्रेम को देखना पड़ेगा कि हमारा डिफरेंट फोर्सेस और टॉर्क का रिजल्टेंट क्या आ रहा है। उसके हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बीच में। हम देख सकते हैं कि जो हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर मोशंस में रिप्रेजेंट करते थे उसको हम रोटेशनल डायमेंशन में उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लीनियर मोशन के इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन में जो होते थे उसको हम इन क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन एंगुलर डायमेंशन में काम कर सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में है k=12mv²। रोटेशनल मोशन में हम मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करेंगे और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला सिमिलर ही आता है जो कि है 12I⍵²। वैसे ही पावर और मोमेंटम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक हमारा कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क ना लगे। अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लग रहा है तो हम इसके हिसाब से चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का चेंज को हम I α से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमारा टॉर्क होता है। तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क बोलते हैं, जैसे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स बोलते थे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये सिमिलर है हमारा लीनियर मोमेंटम के केस। तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा है यहाँ पे कि गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, जिसका हमको दिया है कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास को हम ले सकते हैं उस चीज का जो कि मिडिल पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ मास की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि स्फीयर का सेंटर जो है वही होगा हमारा सेंटर ऑफ मास इसी केस में। सिलेंडर का जो एक्सिस है बीच में उसका मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसिडर करेंगे और रिंग का भी जो हमारा सेंटर होता है वो भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा और क्यूब का भी सारे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि हमारा सेंटर हम बोलते हैं वो इस केस में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट है कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। तो ये हम रिंग के केस से देख सकते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि बीच में ही रहे। रिंग के केस में हमारा मास सेंटर में कुछ भी नहीं है फिर भी हमारा सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में ही एग्जिस्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 angstrom. Find the approximate location of center of mass of the molecule given the chlorine atom is about 35.5 times massive as hydrogen atom. तो यहाँ पे हम कंसिडर करना है हमारा हाइड्रोजन एक पॉइंट मास है और क्लोरीन भी एक पॉइंट मास है और उसके बीच में हमको डिस्टेंस दिया है और
अगर हमारा हाइड्रोजन का मास हम कंसिडर करेंगे m, तो क्लोरीन का मास होगा 35.5 m। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरफ हमारा मास m है, दूसरे तरफ 35.5 m का मास है, जो कि क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा डिस्टेंस क्या है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए अगर हमको दो बॉडीज के बीच का सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, तो हम उन बॉडी का लोकेशन और मास को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मास से। जैसे कि इस केस में अगर हम ओरिजिन को लेते हैं हाइड्रोजन के जगह पर, तो m का पोजीशन है हमारा 0, तो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होगा 1.2 एंगस्ट्रॉम दूर, जिसको हम यहाँ पे d मान लेते हैं। अगर हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे m और 0 को, जो कि होगा 0, 35.5 m इंटू डी, जो कि होगा 35.5। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मास से, जो कि है m प्लस 35.5 m, जो कि है 36.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.5 डिवाइड बाय 36.5 इंटू हमारा डिस्टेंस जो है d, mm कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस d है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर आ रहा है कि हाइड्रोजन एटम से हमारा डिस्टेंस आएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम दूर। तो इतना दूर है हमारा सेंटर ऑफ मास इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ए चाइल्ड सिट stationary at one end of a long trolley moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the trolley plus child system? अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रॉली को कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर एक चाइल्ड को कंसिडर करते हैं, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर ये हमारा सिस्टम दिया है, तो हमारा चाइल्ड उठे बैठे सो जाए जो भी करे, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे दिया है फ्रिक्शन कुछ नहीं है। तो हमारा अगर ये पूरा हमारा सिस्टम हमारा हो जाए, चाइल्ड और ट्रॉली एक साथ सिस्टम हो जाए, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे 0 ही रहता है। तो इसमें इसलिए अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है, तो हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारा वेलोसिटी में, क्योंकि हमारा मास चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, ताकि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फाइनल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही सेम रहेगा ये सिस्टम का, जो कि है v। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, so the area of the triangle contained between vector a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b। तो a क्रॉस b का हम मतलब निकाल सकते हैं, हमारा दो वेक्टर दिया है a और b, अगर हमको इसका निकालना है, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसका आंसर होता है हमारा a। तो इसमें हम देख सकते हैं अगर हमको निकालना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ समेशन के हिसाब से a और b का समेशन हमारा ये आता है, तो इसमें भी हमारा b ये वेक्टर रहेगा, ये a वेक्टर रहेगा। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, जिसको मान लो हम बोलते हैं c वेक्टर, तो हमारा c वेक्टर होगा, और ये थीटा है, थीटा है एंगल बिटवीन a एंड b, तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो हमारा c हो जाएगा a साइन थीटा। c अगर a साइन थीटा हो गया, तो हमारा इसका एरिया टोटल पैरेललोग्राम का होगा, नहीं सॉरी a नहीं, c इंटू b, ये होगा हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर हमको c को हम रिप्लेस करें a साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, जो कि है ए बी साइन थीटा, और हमको निकालना है एरिया ए और बी के बीच में, जो कि है एग्जैक्टली हाफ ऑफ ये पैरेललोग्राम का एरिया, क्योंकि ये अगर हम इस एक्सिस के हिसाब से देखें, तो ए बी ये दोनों साइड हमारा सिमेट्रिक है,
तो ये एरिया हमारा ये एरिया के बराबर है। तो ए बी साइन थीटा हमारा टोटल अगर एरिया है तो एक साइड का एरिया हमारा हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ए बी साइन थीटा है हमारा मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, तो हमारा एरिया आता है हाफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल in magnitude to the volume of the parallel pipe formed on the in the three vector A, B and C। तो पैरेलल पाइप जो है हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है। जैसे ये अगर A वेक्टर है, ये B है, ये C है, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तो हमारा पैरेलल पाइप होगा ये पूरा इस तरफ का, ये पूरा हमारा 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा पैरेलल पाइप। तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, जो कि प्रूफ करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर हो। यहाँ पे ए ये है, बी ये है, तो इसके लिए हमको अगर एरिया इसका निकालना है तो इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके हाइट से, तो हमारा कोई भी वॉल्यूम का एरिया निकल जाएगा। अगर ये नीचे वाले एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके हाइट से, एरिया नीचे वाला अगर ए है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये पैरेलल पाइप का एरिया निकल जाता है। तो इसमें अगर हमको ये प्रूफ करना है तो पहले हम बी और सी को कंसिडर करेंगे, जो कि है नीचे वाला एरिया ए। अगर नीचे वाला एरिया ए को देखेंगे तो हम ये इसके पहले वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं कि बी और सी अगर ये है तो ये पूरा एरिया पैरेललोग्राम का अगर निकालना है तो हम बी क्रॉस सी कर सकते हैं। तो ये हमारा एरिया हो गया पूरा, नीचे वाला बेस का एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हमको फिर हाइट निकालना है तो हम को ऐसे कर सकते हैं। हमारा बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा जो कि बी और सी से परपेंडिकुलर होता है। मान लो उसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, तो ए वेक्टर होगा हमारा, ये है बी, ये है सी, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर ये है ए वेक्टर हमारा, ये स्मॉल ए वेक्टर इधर कहीं है। तो अगर हमको ये हाइट निकालना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो अपना प्रॉपर्टी यूज नहीं करता। तो हम अगर हम ये एरिया वेक्टर को ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है बीसी के प्लेन से, और ए हमारा एक एंगल पे है जो कि मान लो थीटा। इसमें देख सकते हैं कि ए इक्वल टू हमारा स्मॉल साइन ए का साइन थीटा है। तो इसके बाद अगर ये मिल गया कि हमारा एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर नहीं ये हाइट वेक्टर है, तो हमारा हाइट वेक्टर है ए साइन थीटा, तो इससे हमारा हाइट निकल गया। ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये हाइट वेक्टर उसके पैरेलल ही होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता। ये एरिया वेक्टर और हाइट वेक्टर इसमें इक्वल नहीं है। हाइट वेक्टर हमारा है इसका कंपोनेंट जो कि है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो एरिया इंटू हाइट करने से हमको मिल जाएगा वॉल्यूम, जो कि ये पाइप का वॉल्यूम। तो एरिया हाइट अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ए है हमारा, जैसे हमने देखा ए है हमारा क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी वेक्टर इंटू हाइट, जो कि है हमारा ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी क्रॉस सी साइन थीटा को हम लिख पाएंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट क्रॉस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल whose position vector r with components x y z and momentum is p with components px py pz। तो इसके लिए हमारा कंपोनेंट के हिसाब से कर सकते हैं। हमारा एल वेक्टर जो कि है एंगुलर मोमेंटम, वो है हमारा
वेलोसिटी, ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो इसको अगर हमको प्रूव करना है तो हम देख सकते हैं, जैसे हम लीनियर मोमेंटम के केस में लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम को हमको रिप्रेजेंट करना है लीनियर मोमेंटम p और पोजीशन वेक्टर r। तो हमारा अगर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो गया लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट जो है पी एक्स आई प्लस पी वाई आई जे प्लस पी जेड के। ये हमारा तीन कंपोनेंट है लीनियर मोमेंटम का। और अब फिर अगर हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट, तो हम होगा आर वेक्टर जो है हमारा पोजीशन, वो है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये है हमारा आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, इसका कंपोनेंट जो कि हमें गिवन। हमारा एंगुलर मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर एंगुलर मोमेंटम है हमारा एल, तो है वो आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसके लिए ये ड्रॉ कर लेते हैं आई जे के, उसके बाद आर का है एक्स वाई जेड, फिर हमारा लीनियर मोमेंटम का है पी एक्स पी वाई पी जेड। ये मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमको ये मिल जाए। हम क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसको हम रिप्रेजेंट ये करने के बाद हमको आंसर मिलेगा आई आई का वैल्यू होगा हमारा वाई पी जेड माइनस पी वाई के। वैसे ही हम अगर लिखेंगे जे का तो उसका होगा माइनस आएगा यहाँ सामने, तो होगा एक्स पी पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ये है हमारा जे का। और फिर के भी आएगा तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आएगा प्लस, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये जो है हमारा एक्स पी वाई आएगा माइनस वाई पी एक्स। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट। तो ये तीन कंपोनेंट हमको मिल रहा है एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो उसके बाद हमको दिया है कि so that if the particle moves only in the xy plane, हम यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन के अब xy plane, the angular momentum only has z component। तो अगर पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो हमारा जेड हो जाएगा जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, और मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में तो पी जेड भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो लीनियर मोमेंटम भी जेड डायरेक्शन में जीरो होगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ये चार जीरो हो जाएंगे तो हमको सिर्फ देख सकते हैं कि जेड डायरेक्शन में ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा है के, जो कि हमारा जेड, तो इसी डायरेक्शन में ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा है एंगुलर मूव। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा एक्स वाई प्लेन में ही है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जेड डायरेक्शन में रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर रहता है दोनों डायरेक्शन से, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यहाँ पे आता है। अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, जैसे हम ए और क्रॉस बी करेंगे तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यहाँ पर मैटर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v travel in opposite direction along a parallel line separated by a distance d so that the angular momentum vector of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो हमारा दो पार्टिकल दिया है, एक इस तरफ जा रहा है, एक
इस तरफ जा रहा है, उनके बीच में एक डिस्टेंस है, दोनों का स्पीड सेम है और मास भी सेम है। तो m मास है, v ए स्पीड है मान लेते हैं, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में हमारा तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि हमारा इस पॉइंट में जहां पर ये लाइन क्रॉस है वहां से हम कंसिडर कर रहे हैं, चलो मान ले उसके ऊपर हमारा डिस्टेंस y है, तो हमारा इसके नीचे वाला डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस वाई, ताकि टोटल हमारा डिस्टेंस d रहे। इसके बाद अगर एंगुलर मोमेंटम हम उस पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करें, हमारा एंगुलर मोमेंटम हम इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा v इंटू हमारा लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस जो है उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हमको कंसिडर करना है, क्योंकि हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम क्रॉस डिस्टेंस r, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे है तो हमको उन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम ये मास, इसको मान लेते हैं अगर ये ए है ये बी है, तो हमारा ए का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम बी जो है इसका लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस जो कि हमेशा वाई रहेगा। ये जितना भी आगे या पीछे जाए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिर्फ इतना वाई ही रहेगा, या आगे जाए पीछे जाए जहां भी जाए तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वाई। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको प्लस लेते हैं। यहाँ पे जब भी एंगुलर मोमेंटम को देख रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये इस तरफ जा रहा है और रेडियस यहाँ से आ रहा है, तो आप इसका कर्ल एक डायरेक्शन में देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इसी कर्ल के हिसाब से हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ऐसे घूम रहा है तो ये नीचे जाएगा, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम नीचे जा रहा है, मतलब पेपर के अंदर जा रहा है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ ऐसे ही ऐसे, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ भी देखेंगे ये ऐसे ही घूम रहा है, जो कि ये भी नीचे जा रहा है, मतलब इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमारा सेम ही रहेगा। तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड होगा। ए का एंगुलर मोमेंटम है हमारा ये एम बी वाई, और बी का अगर हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा एम बी जो है लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस डी माइनस वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये सिमिलर डायरेक्शन में है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एम बी डी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये y जो कि हमारा वेरिएबल है जिससे हम डिस्टेंस चेंज करते कि हमको कहाँ पर लेना है। अब y जितना भी हो जाए, चाहे d हो जाए 2d हो जाए, यहाँ पे हो हमारा पॉइंट, यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो, तो हमारा टोटल मोमेंटम इतना ही रहेगा, एंगुलर मोमेंटम जो है एम बी डी। इससे हमारा पॉइंट प्रूव होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का डिपेंड नहीं करता कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट हम यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म बार। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसलिए हम कंसिडर नहीं करेंगे कि ये मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि नॉन यूनिफॉर्म बार लिखा है कि नहीं। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लिखा है तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है वो खुद डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम स्ट्रिंग से, जिसका नेग्लिजिबल वेट है, कोई वेट नहीं है, उससे हम ऐसे लटकाए हैं। इस पोजीशन में इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, एक लीनियर इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लीनियर या ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर
देखें तो इसमें अप्लाई होता है, क्योंकि ये हमारा रॉड या यूनिफॉर्म बार, नॉन यूनिफॉर्म बार एक पोजीशन में ही है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये और ये फोर्स इस तरफ से, इन दोनों का कंपोनेंट जो यहाँ पे टेंशन 1 टेंशन 2 है, इन दोनों का कंपोनेंट अगर देखिए, इसको मान ही लेते हैं ये टेंशन 1 है, ये टेंशन 2 है, तो इन दोनों का कंपोनेंट हमारा बैलेंस हो रहा है। तो T1 साइन थीटा 1 है इस तरफ का ये कंपोनेंट, अगर ये ऊपर वाला को थीटा 1 कंसिडर करेंगे, वैसे ही इस तरफ होगा T2 साइन थीटा 2। ये दोनों हमारा सेम दिया है। चलो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास हमको निकालना है इसका वेट जो है W, के लिए हमको यहाँ पे कोई टेंशन भी नहीं दिया, तो ये निकालने के लिए हमारा दूसरा इक्वेशन हम लाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट हमको रोटेट करने की ट्राई कर रहा है। अगर हम इस तरफ से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले ले, ये अगर हमारा रॉड है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से हमारा कॉस थीटा लग रहा है, कॉस थीटा 2, यहाँ पे हमारा लग रहा है वेट, और ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ भी ले सकते हैं, पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको वहीं लेना चाहिए जहां से एक हमको फोर्स पास हो जाए, ताकि हमारा इक्वेशन में एक वेरिएबल कम आ जाए। नहीं तो हम चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, पर तब हमको यहाँ का भी फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हमारा टॉर्क यहाँ से कंसिडर करेंगे इन दोनों का इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क होगा 0। तो W इंटू डिस्टेंस जो है D दिया है, वो होगा हमारा टोटल लेंथ 2 मीटर का इंटू T2 कॉस थीटा 2। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो इसके बाद हमको यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस D कितना दिया है। अगर वो हम अगर उसको निकालना चाहें तो उसके लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था उसको यूज करके हम पहले T1 और T2 का रेशियो निकाल देते हैं। हमारा इक्वेशन था T1 कॉस थीटा 1, नहीं सॉरी कॉस नहीं था, साइन था, साइन थीटा 1 इक्वल टू T2 साइन थीटा 2। तो इसमें हम T1/T2 निकाल सकते हैं, जो कि है साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1। अब थीटा का वैल्यू हमें क्या है, थीटा 2 है हमारा 53.1 और थीटा 1 है हमारा 36.9, जिससे हम थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये निकल के आएगा, थीटा 2 है हमारा 4/5 और ये है हमारा 3/5। ये वैल्यू याद रहना चाहिए, 37 साइन 37 और साइन 53 इसका। तो ये है 4/5 और 3/5, जिसका हमें मिलता है हमारा रेशियो 4। तो हमारा T1:T2 4:3। फिर अगर हम और एक इक्वेशन से निकालना चाहें तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे। ये D है तो ये 2 - D है। ये हमारा रोटेशन का हम सेंटर ऑफ मास से आप देख रहे हैं। पहले हमने देखा था T1 की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम देख रहे थे, अब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे। तो ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं हमारा वेट कितना है, क्योंकि ये हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ से देख रहे हैं। तो T1 cos थीटा 1 फिर T2 cos थीटा 2, ये हमारा मिल गया। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम इन दोनों का टॉर्क को इक्वल करेंगे, मतलब T1 cos थीटा 1 इंटू D है इस तरफ का टॉर्क, और फिर T2 cos थीटा 2 D नहीं होगा, ये 2 - D होगा। ये है हमारा डिस्टेंस 2 - D, तो ये है हमारा इस तरफ का टॉर्क। तो ये दोनों इक्वल होंगे ताकि हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो इसमें हम यूज करेंगे T1
और T2 का रिलेशन जो हम निकाले थे T1:T2 है 4:3। तो इसमें हम अगर वो पुट करें और cos θ1 cos θ2 का भी वैल्यू पुट करेंगे तो T1 तो हमारा निकल के आएगा ये 4/3 इंटू कॉस θ1 है हमारा 37 जो है 4/5 डी इक्वल टू कॉस θ2 53 जो है हमारा 3/5 2 माइनस। तो ये हमारा इक्वेशन आया। यहाँ से हम देख सकते हैं सिर्फ डी है हमारा इस इक्वेशन में, तो हमारा डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ये 5 कैंसिल दोनों तरफ से, तो 16D इक्वल टू 9 2 माइनस, या फिर 16D इक्वल टू 18 -9, इससे आ रहा है 25D हमारा इक्वल होगा 18D। तो हमारा D का वैल्यू मिल गया 18/25 जो है हमारा D इक्वल टू 0.72 मीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार वेट 1800 किलो, the distance between its front and back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. तो इसमें हमको दिया है कि हमारा एक कार है, दो एक्सेल है, इसमें कनेक्टेड है। टोटल डिस्टेंस दिया है 1.8। अब 1.05 मीटर मतलब यहाँ का ही होगा। 1.05 मीटर में हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे हमारा वेट एक्सर्ट होगा जो W लेते हैं, जो कि है हमारा 1800 किलो का। हमारा चार जगह पे नॉर्मल लगेंगे, फ्रंट से दो टायर्स में और बैक दो टायर्स में। फ्रंट दो टायर्स और बैक दोनों टायर्स ईच में सिमिलर रहेंगे, मतलब दोनों पहले पहले जो टायर्स हैं उन दोनों का और बाद में जो टायर्स हैं उन दोनों का हमारा नॉर्मल फोर्स सिमिलर रहेगा। यहाँ पे वो भी क्योंकि देखना है एक एक्सल में दो टायर्स होंगे। मान लेते हैं कि फ्रंट एक्सल में N1 और बैक एक्सल में N2 फोर्स लग रहा है। ये फ्रंट है, ये बैक है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर भी लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो उससे हम इक्वेशन निकाल के फोर्स निकाल सकते हैं। हमारा N1 प्लस N2 होगा वेट के बराबर, क्योंकि ये हमारा इस y डायरेक्शन का हम फोर्स इक्वेट कर रहे हैं। ऊपर दो फोर्स हैं तो नीचे एक फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि वो y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। के बाद हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम से भी देख सकते हैं। अब अगर हम बैक टायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा रोटेशनल के लिए टॉर्क इक्वेट करना है, जो है वेट इनटू डिस्टेंस, जो है 1.8 माइनस 1.05 मीटर जितना दूर है, जो कि इक्वल होगा ये फ्रंट टायर पे कितना फोर्स लग रहा है N1 इंटू 1.8 है उसका डिस्टेंस। तो यहाँ से हम हमारा वेट है मास इंटू ग्रेविटी, तो हमारा मास दिया है 1800 किलो और ग्रेविटी को हम लेंगे 9.8 जो कि हमारा जी है। तो इससे हमारा आता है वेट होगा हमारा हमारा ये पूरा होके आता है। इससे हम निकाल सकते हैं N1 का वैल्यू, जो है N1 इक्वल टू वो इक्वेशन सॉल्व करके हमारा आ रहा है 7350 न्यूटन का। तो ये है हमारा N1। अब दूसरी तरह से देखें, अगर हम इस टायर से देखें फ्रंट टायर से, तो हम वैसे ही बैक टायर का भी N2 निकाल सकते हैं, या फिर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी अब देख सकते हैं। जैसे कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम देख N2 बैलेंस हो रहा है N1 से, तो N2 इंटू डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास से बैक व्हील का, जो कि है हमारा 1.8 माइनस 1.05।
इतना डिस्टेंस है। और N1 इसका डिस्टेंस है हमारा 1.05। तो N1 का वैल्यू हमारे पास है 7350 न्यूटन। तो इससे हमारा N2 भी निकल जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। 7350 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.8 माइनस 1.05, जो कि हमारा आ रहा है इंटू इक्वल टू 10,029 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सेल पे जो लग रहा है हमारा नॉर्मल। अगर ईच टायर की बात करें तो फ्रंट एक्सेल में 2 टायर है और बैक एक्सेल में 2 टायर है। तो इसलिए हमारा फ्रंट टायर पे नॉर्मल फोर्स लगेगा N1/2, जो है हमारा 3675। फिर N2/2 होगा बैक टायर के लिए, जो है हमारे लिए 10,290 डिवाइड बाय 2, 5145। तो ये हो गया हमारा फोर्स जो कि फ्रंट और बैक टायर्स में लग रहा है। तो यहाँ पे दिया है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। इसमें दोनों में टॉर्क हम इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं। हमारा मास सेम है और रेडियस भी सेम है दोनों का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर का अलग होता है। हॉलो सिलेंडर के लिए हमारा होता है mr², हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ मास m उसका मास है, r उसका रेडियस है। वहीं सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr², जहाँ m उसका मास और r उसका रेडियस। ये मास और रेडियस दोनों का अगर सेम भी होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप देख सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर का बहुत ज्यादा है सॉलिड स्फीयर का से। ये इसलिए होता है क्योंकि हॉलो सिलेंडर में सॉलिड स्फीयर के मुताबिक सेंटर ऑफ मास से ज्यादा दूर में मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के हिसाब से बढ़ जाता है। तो अगर सिलेंडर रोटेट कर सकता है एक्सिस के सिमेट्री के हिसाब से और अपना स्फीयर रोटेट करेगा सेंटर से एक एक्सिस पास होगा उसके हिसाब से। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि टॉर्क सेम है हमारा। टॉर्क ये हम लीनियर को एंगुलर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे एंगुलर डायमेंशन में तो हम देखेंगे टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये इक्वेशन भी होल्ड करेगा क्योंकि हम लीनियर और रोटेशनल डायमेंशन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अगर टॉर्क सिमिलर है तो ज्यादा एंगुलर स्पीड अगर हमको सेम टाइम के बाद चाहिए तो अपना अल्फा को ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अपना जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना स्पीड बढ़ेगा। तो अल्फा को ज्यादा होने के लिए तुम्हारा लोअर होना पड़ेगा। जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि तुम्हारा एक्सेलरेशन ज्यादा हो। अगर एक गिवन टॉर्क है तुम्हारा तो उसके हिसाब से एक ही टॉर्क के लिए तुम देखोगे कि हमारा सॉलिड सॉलिड स्फीयर का टॉर्क इससे कम है। इसका है हमारा mr², इसका है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर का। तो ये इससे कम है। तो अगर टॉर्क सिमिलर है तो ये अगर कम होगा तो ये हमारा ज्यादा होना पड़ेगा ताकि दोनों का सेम रहे। इससे हम ये देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा हमारा सिलेंडर से। तो एक्सेलरेशन ज्यादा है तो गिवन टाइम के बाद एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड सिलेंडर विथ मास 20 kg rotates about its axis
with angular speed, the radius of cylinder is given. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about it? तो इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लीनियर इक्वेशंस को एंगुलर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ही निकाल सकते हैं। पहला पार्ट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी हमारा के ई लीनियर में होता है हाफ एम जी स्क्वायर। इसको अगर हम एंगुलर डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा हाफ एम हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वी हो जाएगा ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी इन एंगुलर डोमेन को। अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम ये देख सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, आई उसके लिए होता है एम, सॉलिड सिलेंडर हाफ एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम आर स्क्वायर, इसका मास दिया है, रेडियस दिया है, एंगुलर स्पीड भी दिया है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा काइनेटिक एनर्जी का, आई है हमारा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वल आ रहा है हाफ इंटू 20 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100 स्क्वायर 10⁴। तो ये आ रहा है हमारा, कैंसिल करेंगे 5/16 इंटू 10⁴। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 3125। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्योरली रोटेशनल से बेस्ड है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम हम इसको भी लीनियर डोमेन से लिख सकते हैं। हमारा लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा मास को है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी है हमारा ओमेगा। तो इसको हम देख सकते हैं, ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे एम आर और ओमेगा का, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है हमारा हाफ इंटू एम मास है 20 इंटू आर, आर है 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 इंटू 100। तो ये हो गया 10, 1000/16 जो कि है हमारा 62.5। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंट। तो हमारा ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विथ टू ऑफ इट इज आर्म स्ट्रेच। ये अगर आर्म ले लो, इसका ओमेगा हमको दिया है, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड वही। अच्छा, मतलब यह हम अपना आर्म्स को स्ट्रेच करके रखा है और अपना टेबल घूम रहा है। तो ये अपना हाथ को पास में लाएगा तो उसके बाद उसका टेबल कितना स्पीड से घूम रहा है, ये हमको पूछा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज कर सकते हैं। अपना आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, यहाँ ओमेगा इनिशियल दिया है और ये भी दिया है कि आई फाइनल इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ आई इनिशियल। तो इसमें से हम ओमेगा फाइनल भी निकाल सकते हैं, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल है 2/5 ऑफ आई इनिशियल ओमेगा फाइनल। तो ये हो गया कट, दोनों तरफ है। तो अपना ओमेगा फाइनल है 5/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा इन। तो हमारा फाइनल ओमेगा आएगा 40 था इनिशियल, तो फाइनल आएगा हमारा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट होगा हमारा फाइनल ओमेगा। सेकेंड पार्ट में दिया है फोर द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये तो आसान है। इनिशियल था हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
तो फाइनल में ये इक्वल टू तो नहीं होगा, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि चाइल्ड हमारा इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये हाथ अपना आप अंदर नहीं जा सकता, इसको इंटरनल एनर्जी से ये ले रहा है, ये चाइल्ड अपना इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है जो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो ये अगर इनिशियल है तो फाइनल होगा हमारा हाफ आई इनिशियल, आई फाइनल को हम रिप्लेस कर देंगे, आई फाइनल को 2/5 आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल है 5/2 टाइम्स ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये है 5/2 टाइम्स ऑफ हाफ आई इनिशियल, ये इनिशियल है ओमेगा दो, मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 5/2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, जो कि चाइल्ड का इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ है। इसलिए यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, जो कि गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बोन्ड अराउंड अ hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 newtons? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. आपका ये एक सिलेंडर क्या है, यहाँ पे रोप है जिसको आप खींच रहे हैं 30 न्यूटन से, यह है आपका रेडियस आर। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे हम देख सकते हैं कि ये रोप में जो खींच रहे हैं वो टॉर्क की तरह एक्ट करेगा। टॉर्क है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो हमारा फोर्स है 30 न्यूटन इंटू डिस्टेंस रेडियस है जो है 0.4 मीटर। ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क 12 न्यूटन मीटर। हमारा मास दिया है और दिया है हॉलो सिलेंडर, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका एंगुलर डायमेंशन में ये आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क हमारा मिल गया है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr² जो है हॉलो सिलेंडर के लिए, तो रेडियस है हमारे पास और मास भी है, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा सिलेंडर का। हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा टॉर्क बाय mr² 410। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है 25 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद सेकंड टाइप है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। इसमें अगर लीनियर एक्सेलरेशन हमको रोप का निकालना है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स को नहीं देखते। बहुत बार हम ऐसे करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, पर यहाँ पे हमको मासलेस दिया है, तो इसको अगर निकालना है हमको तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमको इसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन पता है अल्फा, तो ये पॉइंट जो है ये रेडियस से जितना दूर है वहां से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर मेथड से। तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, ये रोप जितना डिस्टेंस में है, डिस्टेंस है रेडियस के जितना, तो 25 इंटू रेडियस 0.4 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा रोप का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड, एन इंजन नीड्स to transmit a torque of 180 न्यूटन मीटर। What is the power required by the engine? हमारा पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर है वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस का डेरिवेटिव। तो हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो दोनों तरफ डेरिवेटिव हो जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ये होता है हमारा वेलोसिटी, डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो हमारा पावर है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर में। तो एंगुलर में जब आएंगे
तो फोर्स की जगह हमारा टॉर्क हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर टाइम। तो इसको हम ये डायरेक्टली दिया है, हमारा टॉर्क है 200 रेडियन पर सेकेंड, नहीं एंगुलर स्पीड है 200 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड है 200 रेडियन पर सेकेंड और टॉर्क है 180 न्यूटन मीटर। तो इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 200 इंटू 180, ये होगा हमारा 36,000 जो कि है 36 किलोवाट। तो ये है हमारा पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर a circular hole of r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. तो हमको दिया है यहाँ पे एक रेडियस r का डिस्क, सॉलिड डिस्क जो कि है रेडियस r का हमारा, और इसमें से हमारा r by 2 पोर्शन जो कि r by 2 दूर है को हम कट आउट कर दिए, और फिर क्या निकालना है हमको, सेंटर ऑफ मास कहाँ है। इसमें हम, हमारा थ्योरी इस क्वेश्चन के लिए यही है कि हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ईच बॉडी का मास इंटू उस छोटे बॉडी का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस का समेशन हम लेते हैं बाय टोटल समेशन ऑफ मास। तो इसमें इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा ये बॉडी है, यहाँ पे एक होल है, इसको हम दो बॉडीज के हिसाब से देख सकते हैं। एक हमारा फुल बॉडी है, दूसरा एक छोटा सा बॉडी वहां पे है जिसका नेगेटिव मास है। तो हमारा डेंसिटी यहाँ पे सेम दिया है, तो पहले हम इन दोनों का मास निकाल देते हैं। अगर ये टोटल मास m था तो इस बॉडी का कितना नहीं, कंसिडर करते हैं इस बॉडी का मास m है, इसमें हमको आसानी होगी। तो ये हमारा डेंसिटी सेम दिया है, तो m बाय टोटल एरिया हमारा सेम है इस बॉडी का, इस बॉडी का, और इस बॉडी का नेगेटिव डेंसिटी होगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ये हो गया डेंसिटी। नेगेटिव डेंसिटी के लिए ये छोटा बॉडी का हम मास कंसिडर कर रहे हैं, तो ये होगा पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। तो हमारा नेगेटिव मास का बॉडी का मास हो जाएगा -m/4। तो इनिशियल मास अगर m था तो हम -m/4 का मास, सेंटर ऑफ मास r/2 दूर है सेंटर से, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्टिंग सेंटर ऑफ मास हमारा ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, m इनिशियल बॉडी का मास जिसका सेंटर ऑफ मास 0 दूर है, इसका सेंटर क्योंकि ओरिजिन पे लाई करता है, प्लस सेकेंड बॉडी का मास है -m/4, नेगेटिव मास कंसिडर कर रहे हैं, और उसका सेंटर ऑफ मास है r/2 दूर। ये हो गया टोटल, डिवाइड बाय टोटल मास जो है m -m/4, क्योंकि हमको फाइनल बॉडी का देख। तो इसमें हमारा ये 0 हो जाएगा। इसमें से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा mr/8 -3m/4। mm कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -r/6। हमारा सेंटर ऑफ मास -r/6 दूर है। माइनस का मतलब ये इस डायरेक्शन में r/6 दूर है। अगर ये हमारा बॉडी हुआ तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, जो कि देख सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन अ knife edge at the center when two coins each of mass 5 gram are put on one on top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter। पहले ये बोला है कि ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं, दोनों तरफ 50-50 होगा, मीटर स्केल है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि ये दोनों तरफ बैलेंस है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो उसके बाद ये बोला है सेकंड केस में कि हम ये अगर 0 है तो ये 45 मार्क पे, यहाँ 100 है, तो यहाँ 12 मार्क में हम दो कॉइन्स रखे हैं 12 में, तो इसमें ऐसा बैलेंस है। चलो मान लेते हैं इसका टोटल मास m है। तो इस तरह हमारा ये 1 ये 2 डिवीजन कर देते हैं। तो 1 की तरफ हमारा जितना मास है 2 की तरफ भी उतना मास होना चाहिए, ताकि हमारा स्केल बैलेंस होके रहे। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ के हिसाब से ये मास हम दिखा सकते हैं। इस तरफ हमारा 55 सेंटीमीटर है, तो ये 0.55 टाइम्स m होगा इस तरफ 0.45 टाइम्स m होगा, क्योंकि टोटल इन दोनों को ऐड करने से m हो रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा लेंथ के ऊपर वैरी कर रहा है। तो इस तरफ उतना हुआ और इस तरफ 12 पे हमको रखा गया है दो कॉइन। तो इसको देखने के लिए हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखना है हमको। एक स्केल का हम कंसिडर करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसके बाद उसके हिसाब से हमको दिखाना है यहाँ पे कितना कितना डिस्टेंस है जहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम दिखाएंगे कि इसका इस तरफ का आई मतलब मास जहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, उसमें जितना फोर्स लग रहा है वो इसका और प्लस इन दोनों का बराबर हो जाए। क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो बैलेंस वहां पे नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडर करना है स्केल का। तो इसको देखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शिफ्ट देख सकते हैं। पहले केस में 50-50 दोनों साइड में था। अब सेकंड केस में ये 55 एक साइड में हो गया, एक साइड में 45 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया है। तो अगर टॉर्क देखना है कंजर्वेशन के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं हमारा मास m है, तो हम मान लेते ईच कॉइन का मास स्मॉल m है जो है 5 ग्राम, वो रखा गया है 12 सेंटीमीटर दूर। तो हमारे नेट टॉर्क आएगा 2 × 5, क्योंकि दो कॉइन्स है 5 ग्राम का। और इसके बाद हम देख रहे हैं 45 में से कितना इस तरफ और कितना इस तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करा गया है। ये 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है हमारा स्केल का सेंटर ऑफ मास, और इस तरफ हमारा 12 पे कॉइन रखा गया है ताकि बैलेंस में रहे ये स्केल। तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं 2 हमारे दो कॉइन के लिए 5 है उसका मास, और फिर डिस्टेंस है हमारा 45 माइनस 12 जो ये डायरेक्शन है, ये हो गया हमारा कॉइन के लिए टॉर्क, इक्वल होगा स्केल का जितना शिफ्ट से एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट हो रहा है वो है हमारा मास ऑफ स्केल इनटू ग्रेविटी। ये हो गया हमारा वेट, वेट का कितना टॉर्क है एक्स्ट्रा जो है हमारा 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ। तो इसको इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो हम यहाँ से मास ऑफ स्केल निकाल सकते हैं जो है हमारा m इक्वल टू 10 इंटू 333 बाय 5 इंटू जी, इतना ग्राम हमारा। तो इससे हमारा निकला ये होगा, कैलकुलेटर में डालने से आ रहा है, इनमें से मास आ रहा है हमारा 66 ग्राम। तो इतना ग्राम का हमारा स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज मास ऑफ 5.3 into 10⁻⁻26 and a moment of inertia of 1.94 into 10⁻⁻46 about an axis through its center perpendicular to the line joining the two atoms. Suppose the mean speed of such a molecule in a gas is 500 meter per second and that its kinetic energy of rotation is
2/3 of its kinetic energy of translation. Find the average angular velocity of the molecule. ऑक्सीजन का मास दिया है, मान लेते हैं m है, तो टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है 2m, का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है अबाउट एक्सिस। ये दो अगर हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड होता है तो उसका परपेंडिकुलरली देखोगे तो ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको कैलकुलेट करना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमारा मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। हाफ m टोटल मास m v²। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ m है 2m, जहाँ m है क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो 2m को कंसिडर करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ से आएगा। तो कैलकुलेट करने की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख दें कि हमारा k को मान लेते हैं हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि है 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, जो है हमारा हाफ 2m v²। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है 2/3 m v², जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से इक्वेट कर सकते हैं, जो है हाफ I ओमेगा²। यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स है, जिसका अगर सेंटर से डिस्टेंस r कंसिडर करोगे तो हमारा I होगा mr², 2mr²। क्योंकि एक एटम के लिए mr², तो टोटल I हमारा 2mr² होगा दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ I ओमेगा², जो है mr² ओमेगा² इक्वल टू 2/3 mv²। यहाँ पे ये कटा से हम देख सकते हैं कि हमारा ओमेगा निकल आएगा। ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ 2/3 v/r को हम अगर कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ 2/3 √2 डिवाइड बाय √3 इंटू हमारा वेलोसिटी दिया है 500 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय r, जो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर से यहाँ तक, तो वो हमारा आ रहा है 6.8 इंटू 10⁻12 रेडियंस पर सेकेंड क्या। तो ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ।